हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 का पेपर, जो आने वाले पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें से आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो मामूली देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, किसने कहा? तो फ्रेंड्स, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है एलन, दूसरा इरविन, तीसरा हुड्डा और फ्रीड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका क्या सही हो जाएगा? सी। ये 101% आ सकती है, इसलिए इसे देख कर जाएं। इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, आकलन सूचना में आकलन लोगों में सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है यह पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद है। तीसरा है पृष्ठपोषण के लिए उपयोग किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? पहला है वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है कठिनाई, चौथा है वस्तुनिष्ठता। तो फ्रेंड्स, आकलन की जो विशेषता नहीं है वो क्या है? कठिनाई। हमें परीक्षण को कठिन मतलब ज़्यादा कठिन नहीं बनाना चाहिए, वही है इसका आकलन की विशेषता। इसमें क्या नहीं है? कठिनाई। तो अब देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है। यानी कि आपकी कॉपी इसने कोई दूसरा शिक्षक चेक करे या फिर दूसरा करे, चाहे फिर दूसरा करे, लेकिन अंक समान आए तो उसको क्या कहेंगे? उस परीक्षण को विश्वसनीयता कहेंगे। तो वह विश्वसनीय होगा जिसमें समान परिणाम आते हैं। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? पहला है प्रशासन, दूसरा है अंकन, तीसरा है परीक्षण की लंबाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित कौन करता है? परीक्षण की लंबाई। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, आकलन का क्षेत्र क्या है? पहला है शैक्षिक उपलब्धि की पहचान करना, दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, तीसरा है उपरोक्त सभी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आकलन का क्षेत्र क्या होगा? ये उपरोक्त सभी, ए और बी दोनों। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है। पहला है औपचारिक आकलन, दूसरा है योगात्मक आकलन, तीसरा है उभयनिष्ठ आकलन और चौथा है संपादित आकलन। तो फ्रेंड्स, वर्ष के अंत में का आकलन क्या कहलाएगा? जैसे कि वार्षिक परीक्षाएं, तो इनको क्या कहेंगे? योगात्मक आकलन, या हम कहेंगे इन्हें संकल्पनात्मक आकलन। तो इसका भी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। पहला है औपचारिक आकलन, दूसरा उभयनिष्ठ आकलन, तीसरा है पोर्टफोलियो आकलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सतत और व्यापक आकलन मूल्यांकन, तो ये हमारे हिसाब से मॉडल में दिया है ए, हमारे हिसाब से सी सही है। ये सीटेट का क्वेश्चन है, तो पोर्टफोलियो आकलन, इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पहला है व्यवस्थित सूचना संग्रह से छात्रों को समझने की विशेषता, दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की कमजोरियों को पहचानना, तीसरा है विभिन्न संग्रह सूचनाओं से छात्रों के बारे में संबंध स्थापित करना, चौथा है अधिगम कठिनाइयों के बारे में आंकड़े निकालना। तो फ्रेंड्स, आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? व्यवस्थित सूचना संग्रह से छात्रों को समझने की विशेषता, ये नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की कमजोरियों को पहचानना। तो इसका भी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मापन का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? पहला है क्रमिक स्तर, दूसरा अनुपात स्तर, तीसरा नामित स्तर और चौथा समांतराल अंतर स्तर। तो पहला फ्रेंड्स, मापन का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? नामित स्तर, या इसे कहेंगे हम शाब्दिक स्तर। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? क्रमिक स्तर, फिर तीसरे पर समांतराल अंतर स्तर और चौथे पर अनुपात स्तर। तो
क्रम से भी याद कर लें, और सबसे छोटा कौन सा है, नामित, और सबसे उच्च कौन सा है, अनुपात स्तर। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, किस प्रकार के मापन स्तर में सत्य बिंदु स्तर विद्यमान रहता है? पहला है शाब्दिक स्तर, दूसरा है क्रमिक स्तर, तीसरा है अंतराल स्तर, चौथा है अनुपात स्तर। तो फ्रेंड्स सत्य शून्य बिंदु, सत्य बिंदु स्तर या सत्य शून्य बिंदु स्तर किस में स्थित होता है? अनुपात स्तर में, जो सबसे उच्च स्तर का है। तो इसमें इसका डी सही हो जाएगा। अगला है, मापन के अंतराल, मापन के अंतराल मापनी का उदाहरण है। पहला है वर्ष, दूसरा महीना, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मापनी के अंतराल मापनी का उदाहरण कौन से होंगे? वर्ष, महीना, घंटा, मिनट, ये सभी किस में आएंगे? मापन के अंतराल मापनी के अंदर आते हैं। अगला है, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है। पहला है प्रशंसा, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे है? इसमें ज्ञान से, तो इसका बी सही हो जाएगा। और प्रशंसा किससे? भावात्मक पक्ष से। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मापन है। पहला है गुणात्मक, दूसरा है मात्रात्मक, चौथा ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मापन कौन सा होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि के आकलन से संबंधित है? पहला है प्रासंगिक बोध परीक्षण, दूसरा है बारकर मेहदी परीक्षण, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बुद्धि के आकलन का से संबंधित इनमें कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रासंगिक बोध परीक्षण जिसे TAT कहते हैं वो किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से। और बारकर मेहदी परीक्षण जो किससे संबंधित है? सृजनात्मकता से। तो ए और बी से होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। लेकिन मॉडल में क्या दे दिया है? प्रासंगिक बोध परीक्षण, ये सही नहीं है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है मूल्यांकन ऑब्लैक आकलन ऑब्लैक मापन। तो फ्रेंड्स इसमें जो इनका संबंध बताया है, पूछा है, तो संबंध क्या होता है? सबसे छोटा क्या होता है? मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन। सबसे पहले मापन, आकलन, मूल्यांकन, तो इसका ए सही हो जाएगा। मूल्यांकन सबसे बड़ा, मूल्यांकन पहले मापन किया जाता, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन, तो इसका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा 17वां क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है। तो ये किसने कहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने की व्यवस्थित विधि है? तो किसने कहा था ये? पहला है कोठारी आयोग, दूसरा है रेमर्स एवं रैगेज, तीसरा है क्रॉनबेक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये परिभाषा किनकी थी? क्रॉनबेक महोदय की थी, तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स पहला है जॉन डीवी, दूसरा है BS ब्लूम, तीसरा है सिम्पसन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स व्यवहारिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया था? BS ब्लूम द्वारा। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। सिम्पसन ने किसका किया? क्रियात्मक पक्ष का। अगला है, मूल्यांकन का क्षेत्र है। पहला है संकुचित, दूसरा व्यापक, तीसरा सीमित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? पहला है छात्रों की एकता का निर्माण, दूसरा है छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, तीसरा है छात्रों को निर्देशित उपलब्ध कराना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन का कार्य कौन सा नहीं है? छात्रों की एकता का निर्माण, तो इसका ये सही हो जाएगा। जबकि छात्रों की मानसिक स्थितियों का अध्ययन करना ये मूल्यांकन के अंदर आता है। छात्रों को निर्देशित उपलब्ध कराना ये भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अगला है, बाल अंतर्नोद परीक्षण तकनीकी है। तो पहले फ्रेंड्स जान लेंगे बाल अंतर्नोद परीक्षण किससे संबंधित है? तो ये व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। ये पूछा है ये कैसी तकनीकी है? पहला है क्रमिक तकनीकी, दूसरा रचना तकनीकी, तीसरा अभिव्यक्ति तकनीकी, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये बाल कैसी तकनीकी है? रचना तकनीकी, इसका भी सही हो जाएगा। ये 3 से 10 वर्ष के बच्चों के ऊपर किया जाता है। इसे CAT भी कहते हैं ना, CAT चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। तो ये व्यक्तित्व परीक्षण की है CAT, जैसे TAT परीक्षण है वैसे ये कौन सा है? CAT परीक्षण। अगला है, किस तकनीकी का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने के लिए किया जाता है? तो अचेतन पक्ष का सबसे पहले संबंध किसने, अचेतन मन पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया? सिगमंड फ्राइड महोदय ने। तो यही पूछा है किस तकनीकी का प्रयोग अचेतन मन को मापने के लिए किया जाता है?
तो किसका किया जाता है? प्रक्षेपी तकनीकियों का। तो इसका सी सही हो जाएगा। हमारा 23वां क्वेश्चन है, मानव व्यवहार के मापन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मानव व्यवहार के मापन में फ्रेंड्स हम मानव व्यवहार के मापन करेंगे तो पहला व्यक्तित्व परीक्षण ऐसे आता है ना, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। तो क्या होगा इसका? ए सही, बुद्धि परीक्षण। तो उन्हें हम किसका प्रयोग किया जाता है? उनमें परीक्षणों का। अगला है, सृजनात्मक बालक सामान्यता होते हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा है प्रभावी, तीसरा है नवाचारित, चौथा है उपरोक्त सभी। सृजनात्मक बालक वो होते हैं जो कुछ अलग हटके करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो उन्हें क्या होता है? नवाचारित। इसका सी सही हो जाएगा। अगला है, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए भावात्मक पक्ष का विकास किया गया। तो फ्रेंड्स अभी हमने दो का देखा था, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। अब देखेंगे भावात्मक पक्ष का विकास किसने किया? पहला क्रेथबॉल ने, दूसरा है सिम्पसन ने, तीसरा है बीएस ब्लूम ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भावात्मक पक्ष का विकास किसने किया था? क्रेथबॉल और मसीहा ने। तो इसका ए सही हो जाएगा। जबकि क्रियात्मक का किसने किया? सिम्पसन ने, और ज्ञानात्मक का बीएस ब्लूम ने। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण ज्ञान के परीक्षण के पद का उदाहरण है? पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पीय प्रश्नों प्रकार के पद, और तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण के पद कौन कौन से हैं? ये दोनों। तो इसका सी सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन हमारा है, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है प्रश्नों के प्रकार, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट जिसमें 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा है प्रश्नों के प्रकार, तीसरा है विषय वस्तु। पहले फिर देख लेंगे, जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, पहला उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार और तीसरा है विषय वस्तु। तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला है, वस्तुनिष्ठता परीक्षण की उपकरण वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है। पहला है तकनीकी कसौटी, दूसरा है व्यवहारिक कसौटी, और तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठता, जिसमें मॉडलों में दे दिया ए और बी दोनों, लेकिन वस्तुनिष्ठता एक तकनीकी कसौटी है। इसका ए सही हो जाएगा। जिसमें तकनीकी कसौटियों में है विश्वसनीयता, मानकीकरण, और व्यवहारिक कसौटियों में है उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता और उपयोगिता। अगला देखेंगे, वैकल्पिक प्रतिक्रिया प्रश्न के पद कौन से हैं? पहला है सत्य असत्य, दूसरा है सही गलत, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वैकल्पिक प्रतिक्रिया जिसमें हमें विकल्प दिए जाते हों, जैसे सत्य असत्य, सही गलत, तो इनमें से ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं। पहला है वैध, दूसरा है विश्वसनीय, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ परीक्षा कैसी होती हैं? वैध और विश्वसनीय दोनों होती हैं। अब हमारा 31वां क्वेश्चन है, निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? पहला लघु उत्तरीय प्रश्नों से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, निबंधात्मक प्रश्नों से, या उपरोक्त सभी से। तो फ्रेंड्स निष्पक्ष मूल्यांकन किससे किया जा सकता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। अगला है, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को किस वर्ष वर्गीकृत किया? तो फ्रेंड्स भावात्मक पक्ष जिसे किसने दिया था? क्रेथबॉल और मसीहा ने दिया था। कब दिया था? 1964 ईस्वी में दिया था। ये 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष और 1969 में क्रियात्मक पक्ष। ये ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अगला है, ये परिभाषा है बुद्धि सांवर्धिक या आनुपातिक चिंतन है। किसने परिभाषित किया? पहला है बिनेट, स्पीयरमैन, फिर टर्मन, फिर बर्ट। तो फ्रेंड्स बुद्धि सांवर्धिक आनुपातिक चिंतन है, ये स्पीयरमैन ने कहा था। ये इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रशंसा संबंधित है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है मनोक्रियात्मक पक्ष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रशंसा किससे संबंधित होती है? भावात्मक पक्ष से। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है, प्रश्न का पद विश्लेषण किया जाता है। पहले है अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, दूसरा है कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका क्या सही हो जाएगा? ए और बी दोनों, क्योंकि अच्छे परीक्षणों के चयन हेतु भी किया जाता है और कमजोर पदों को निकालने के लिए भी किया जाता है। अगला है, थ्रस्टन ने कितने प्रकार की मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड थ्रस्टन जिन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया था ना, उन्होंने कितने प्रकार की मानसिक योग्यताओं को दिया था? 7 प्रकार की, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। और इनके ही सहपाठी थे कैली, उन्होंने कितने को दिया था? 9। तो अगला देखेंगे, TAT का पूरा नाम है TAT,
शिक्षक योग्यता परीक्षण, शिक्षक अंतर्नोद परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, चौथा तो TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से। ठीक है, इन अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब है पसंद गुणांक का प्रसार है। पहला है -1 से +1 तक, दूसरा 0 से 1 तक, तीसरा 1 से 10 तक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पसंद गुणांक का प्रसार कितना होता है, -1 से +1 तक। तो इसका ए सही हो जाएगा। अब है मनोवैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला है मानव व्यवहार का अध्ययन, दूसरा स्वभाव का अध्ययन, तीसरा चरित्र का अध्ययन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मनोवैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है मापन मात्रात्मक है, दूसरा है क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों से अधिक विश्वसनीय है, ये बिल्कुल सही है। योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है, ये भी सही है। अब पहला देखें मापन मात्रात्मक है, ये भी सही है। क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, ये गलत है क्योंकि ये दूसरा स्तर है। पहला कौन सा है, नामित स्तर या शाब्दिक स्तर। तो इसका यही सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बोध का कार्यसूचक क्रिया नहीं है। पहला है उदाहरण, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है प्रत्यय स्मरण, चौथा है व्याख्या। तो फ्रेंड्स बोध का कार्य सूचक क्रिया कौन सी नहीं होगी, प्रत्यय स्मरण यानी कि रिकॉल, क्योंकि ये ज्ञान से संबंधित है। अगला है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चा की बुद्धि लब्धि है। पहला है 120 से ऊपर, दूसरा 130 से ऊपर, 140 से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या थी, 140 से ऊपर। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कारक कौन है। पहला है स्किनर, भाटिया, राइस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया, राइस महोदय ने किया, जो 1922 ईस्वी में किया था। अगला है जलोटा टंटन बुद्धि परीक्षण किस विद्यालय से संबंधित है। तो फ्रेंड्स जलोटा टंटन बुद्धि परीक्षण ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU से संबंधित थी। तो इसका ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है कौन सा थ्रिस्टन का PMA नहीं है। पहला है स्मृति, दूसरा है तर्क, तीसरा है संवेग, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स स्मृति यानी मेमोरी, तर्क रीजनिंग, संवेग इमोशन और उपरोक्त सभी। तो इसका इमोशन नहीं होंगे, संवेग। स्मृति और तर्क PMA का संबंध है। बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया। तो फ्रेंड्स बहुबुद्धि का प्रत्यय किसने दिया था। पहला गार्डनर, दूसरा स्पीयरमैन, तीसरा A और B दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर महोदय ने दिया था। बुद्धि का एकमात्र सिद्धांत है जो CTET में पूछा जाता है, वो है गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। अगला हमारा क्वेश्चन है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, किसने कहा। पहला है आलपोर्ट, दूसरा गिलफोर्ड, तीसरा है ड्रेवर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, तो ये किसने कहा था, आलपोर्ट महोदय ने कहा था। हम एक और परिभाषा देख लेंगे। व्यक्तित्व संस्कृति का वैयक्तिक पक्ष है। व्यक्तित्व संस्कृति का वैयक्तिक पक्ष है, ये फारिस महोदय ने कहा था। ये और ये इनमें से एक परिभाषा आ सकती है, तो इन्हें दोनों को देख लें। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, तो ये किसने कहा, आलपोर्ट ने। गुणों से संबंधित शील गुणों, आपने पढ़ा होगा शील गुण, ये आलपोर्ट महोदय से संबंधित है। और संस्कृति का वैयक्तिक पक्ष फारिस महोदय से संबंधित है। अब हम देखेंगे वाक्य पूर्ति परीक्षण व्यक्तित्व मापन की विधि है। पहली है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि, तीसरा प्रक्षेपी विधि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वाक्य पूर्ति विधि कौन सी है, प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधियों में और कौन कौन सी आती है वे देख लेंगे। पहला आ जाएगी वाक्य पूर्ति विधि, फिर आएगा TAT, फिर आ जाएगा CAT, हर्मन रोसा बुद्धि परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, ये सब आ जाते हैं प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। पहला है निर्धारण मापनी, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है परिस्थिति परीक्षण, चौथा है साक्षात्कार। तो फ्रेंड्स व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है, परिस्थिति परीक्षण। इसका C सही हो जाएगा। अगला है किसने परिभाषित किया
सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। ये फ्रेंड्स यूपी टेट में भी पूछी गई थी 2021-22 वाले में। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था ये सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अगला है सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद है। तो फ्रेंड्स सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना और उत्पाद है। ये किसने कहा था? ड्रेवर महोदय ने कहा था। ये इसका बी सही हो जाएगा। अगला है सृजनात्मकता का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? पहला है कल्पना एवं विस्तार, ये भी सही है। दूसरा मौलिकता और लचीलापन, ये भी होना चाहिए। जिज्ञासा और प्रेरणा, ये। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता के आवश्यक घटक ये सभी हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है सृजनात्मकता की समस्या को हल करने का रास्ता है क्या है? पहला है मूल रास्ता या तरीका, दूसरा है सटीक तरीका, तीसरा है तीव्र तरीका, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सृजनात्मकता की समस्या को हल करने का रास्ता क्या है? मूल तरीका। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला है सृजनात्मकता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है? पहला है कीट, दूसरा है क्रियर, तीसरा है क्रेर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सृजनात्मकता लैटिन शब्द क्रियर शब्द से निकला है। इसका बी सही हो जाएगा। अगला है प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन रचनात्मक बच्चे सदैव होते हैं। पहला है बुद्धिमान, दूसरा है रचनात्मक, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्रत्येक बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक नहीं होते, लेकिन प्रत्येक रचनात्मक बच्चे बुद्धिमान और रचनात्मक दोनों होते हैं। तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सृजनात्मकता पर गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया था? पहला है उत्पाद सुधार कार्य, दूसरा है चित्त पूर्णता परीक्षण, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सृजनात्मकता का गिलफोर्ड द्वारा तैयार किया गया कौन था? उत्पादक सुधार कार्य और चित्त पूर्णता परीक्षण, ये दोनों थे। इसका बी सही हो जाएगा। अगला है उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? पहला है प्रश्नों की गुणवत्ता पर, दूसरा है शिक्षक की योग्यता पर, तीसरा है शिक्षण प्रक्रियाओं पर, शिक्षण उद्देश्यों पर। तो फ्रेंड्स उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता किस पर निर्भर होगी? शिक्षण उद्देश्यों पर, कि उसने कितने शिक्षण उद्देश्य कितने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। अगला है उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। पहला है शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, दूसरा है ब्लूप्रिंट आधारित परीक्षण प्रश्न पत्र का निर्माण, तीसरा है ब्लूप्रिंट का निर्माण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा? ए, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना। ये कोई उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। अगला है शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित है। पहला है ज्ञान एवं समझ, दूसरा है कौशल एवं सीखने का दृष्टिकोण, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। 60वां है हमारा उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। पहला है विदेशी भाषा में बातचीत, दूसरा है गणितीय समस्याओं का हल, तीसरा ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? पहला है परीक्षा में विद्यालय उपलब्धि का नियत माप नहीं हो सकता, दूसरा है पाठ्यक्रम की शिक्षता पूर्णता के मानक जैसे कारकों को मापा नहीं जा सकता, तीसरा है पाठ्य वस्तु एवं शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी सही हो जाएगा। पाठ्य वस्तु और शिक्षण विधियों का महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। अगला है मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वे इससे स्वतंत्र हैं। तो पहला व्यक्तिगत त्रुटि से, दूसरा चरों की त्रुटि से, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या होगी? व्यक्तिगत त्रुटि से। अगला हम देखेंगे, हमारा 63वां क्वेश्चन है विचारात्मक प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? पहला है अनेक सही उत्तर वाले, दूसरा है नियत सही उत्तर वाले, तीसरा एकल सही उत्तर वाले, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स विचारात्मक प्रश्न किस प्रकार के होंगे? अनेक सही उत्तर वाले। अगला हम देखेंगे उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पहला है जानिए छात्रों ने क्या सीखा, दूसरा है ग्रेड शिक्षार्थी तीखा कमजोर एवं औसत जैसा है, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उपलब्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? नहीं है, वो है ग्रेड शिक्षार्थी तीखा कमजोर
औसत जैसा है। अगला है एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है। पहला है उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता, उपरोक्त सभी। तो इसका डी सही हो जाएगा। एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार विचारात्मक प्रश्न पूछता है। एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार के विचारात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा होगा तो पहला एकल सही उत्तर वाले, दूसरा सटीक सही उत्तर वाले, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा। मॉडल में एकल सही उत्तर वाले प्रश्न दिया है, लेकिन एक सही उत्तर वाले और सटीक सही उत्तर वाले, ये इसका दो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है। पहला है विषय वस्तु में सुधार, दूसरा विभिन्न क्षेत्रों का चयन, तीसरा है शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है मानकीकृत परीक्षण संबंधित है। पहला है ज्ञान का विस्तार और विवरण से, दूसरा ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, तीसरा है उपलब्धि परीक्षण, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड इसका भी क्या हो जाएगा, मानकीकृत परीक्षण इन से सभी से संबंधित होते हैं। अगला है परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है। पहला है परीक्षण की वास्तविकता, दूसरा है परीक्षण की मौलिकता, तीसरा है माप की स्थिरता, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका भी क्या हो जाएगा, परीक्षण की विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है, परीक्षण की वास्तविकता होना चाहिए, मौलिकता भी होनी चाहिए और स्थिरता भी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। अगला है असली परीक्षण का सफल अभ्यास है। पहला है अध्यापक उपलब्धि, दूसरा सीखने की उपलब्धि, चौथा तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स असली परीक्षण का सफल अभ्यास क्या होगा, सीखने की उपलब्धि, छात्रों ने कितना सीखा है। तो अगला देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। पहला है आनुवांशिकी, दूसरा है भौतिक वातावरण, तीसरा है सामाजिक वातावरण, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांकों को प्रभावित करने वाला कारक है। पहला है आयु प्रसार, दूसरा है समूह प्रसार, तीसरा है फलांग प्रसार, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है सीखने के आकलन के विचार का उपयोग किया जाता है। पहला है सारांशित आकलन, दूसरा रचनात्मक आकलन, तीसरा अधिगम का आकलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सीखने का आकलन इस इंग्लिश में देखें असिस्मेंट फॉर लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए आकलन यहाँ लिखा होता। सीखने के आकलन तो क्या हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। सीखने के लिए आकलन यानी फॉर्मेटिव असिस्मेंट यानी कि रचनात्मक आकलन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है स्कूल में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। पहला है छात्र के व्यक्तित्व में समायोजन की सेवा पाने के लिए, दूसरा है छात्रों को दुनिया के रिवीजन कार्य में से परिचित कराना, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ए और बी दोनों। अगला है थर्मामीटर उदाहरण है। पहला है क्रमिक मापनी का, दूसरा है नामित मापनी का, तीसरा है अंतराल मापनी का, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स थर्मामीटर किसका उदाहरण होता है, अंतराल मापनी का। बल्कि अब आपसे क्वेश्चन पूछे रो का प्रयोग किस में किया जाता है, तो क्रमिक मापनी में किया जाता है। सबसे छोटा मापनी कौन सा है, तो नामित मापनी है। और अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा था। पहला है कोठारी आयोग, दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तीसरा है एनसीईआरटी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये एनसीईआरटी ने कहा था। अगला है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन है। पहला है सप्ताह में मूल्यांकन, दूसरा है वर्ष के अंत में मूल्यांकन, तीसरा है छात्रों की शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये इसका क्या सही हो जाएगा, छात्रों की शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। बल्कि वर्ष के अंत में मूल्यांकन क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन या संकल्पनात्मक मूल्यांकन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता है। पहला है मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते, दूसरा है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, तीसरा अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते, मतलब ये गलत है क्योंकि वो एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, ये सही है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। तो इसका डी सही नहीं होगा, तो इसका ए सही है। अगला है मूल्यांकन के लिए अध्यापक को उपयोग करना चाहिए। पहला है विभिन्न अधिगम क्षेत्रों में बाल विकास पर ध्यान दें, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, दूसरा है निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न, तीसरा है मौखिक, चौथा है मौखिक परीक्षण। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन के लिए अध्यापक को प्रयोग करना चाहिए विभिन्न अधिगम क्षेत्रों में बाल विकास पर ध्यान दें। तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला है CBCS का पूरा नाम क्या है।
पहला है पसंद आधारित केंद्रीय प्रणाली, दूसरा है पसंद आधारित मूल्य प्रणाली, तीसरा है मूल्य योजनाओं का केंद्रीय बोर्ड, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है रचनात्मक आकलन के लिए ईबीएस है। पहला है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा अधिगम का आकलन, तीसरा अधिगम के बारे में आकलन, अधिगम के बारे में आकलन, चौथा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स रचनात्मक आकलन क्या होता है? अधिगम के लिए आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और अधिगम का आकलन यानी कि योगात्मक आकलन जो वर्ष के अंत में किया जाता है, इसे क्या कहते हैं हम? सम्मेटिव आकलन। तो इसका क्या सही होगा? ए। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? पहला है टीएटी, दूसरा है सीएटी, तीसरा है मानव रेखांकन जिसे ड्राईमैन कहते हैं, चौथा है एमएमपीआई। तो फ्रेंड्स प्रक्षेपी विधि में कौन सी नहीं आएगी? एमएमपीआई। मतलब टीएटी, एससीटी और ड्राईमैन ये कौन से हैं? प्रक्षेपी परीक्षण हैं। अगला है हमारा सांख्यांकिकी गणनाओं का विज्ञान है। यह किसने कहा है कि सांख्यांकिकी गणनाओं का विज्ञान है? तो ये बावले महोदय ने कहा है। ये 101% परिभाषा आएगी, तो इसे हम देख के जाएंगे। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, तो क्या है? बावले। अगला है सांख्यिकी का जन्मदाता है। पहला है गाटफ्राइड, दूसरा है गिलफोर्ड, तीसरा है किंग, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सांख्यिकी के जनक क्या होंगे? इसके ए, गाटफ्राइड। अगला है यदि कुछ आंकड़ों का मध्यमान और बहुलक 6 और 18 है तो माध्यिका होगी। तो फ्रेंड इसके लिए कौन सा सूत्र होता है? हम सूत्र देखेंगे। तो बहुलक का हमारा सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य हो जाएगा। 3 माध्यिका मानी 2 माध्य। हमें बहुलक कितना दिया है? बहुलक दिया है हमें 18 और 3 गुणा माध्यिका हमें निकालनी है। माध्यिका को हम एम कर लेंगे माइनस 2। मीन कितना हमें दिया है? 6 लगा लेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे। 18 3m माइनस 12, तो 3m बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 10। तो इसका कितना सही आंसर होगा? 10। तो इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसका सूत्र याद कर लें, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या है? तो फ्रेंड्स 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान कैसे हम निकालेंगे? विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या के लिए क्या करते हैं हम? n+1/2। कितनी संख्या हमारी है? 99 + 1/2 यानी कि 100/2। तो इसका कितना सही हो जाएगा? 50। तो इसका 50 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला मानक विचलन की माप कौन सी है? पहला है केंद्रीय प्रवृत्ति, दूसरा है विचलन, तीसरा है सहसंबंध, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मानक विचलन की माप कौन सी है? विचलन। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है मानक विचलन का सही सूत्र क्या है? तो इसका क्या सही हो जाएगा? सी। मानक विचलन √f सिग्मा f(d²/n) माइनस कोष्टक सिग्मा f(d²) d/n का स्क्वायर। तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला हमारा है दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांकों को सहसंबंध कहते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको ऐसी परिभाषा दिखे सहसंबंध से संबंधित, वहाँ आपको संख्यात्मक दिख जाए, सूचकांक ना दिखे तो कोई नहीं, संख्यात्मक दिख जाए, वहाँ किसकी परिभाषा होगी? वो जेपी गिलफोर्ड की। अगला हम देखेंगे यदि सहसंबंध गुणांक का मान +95 है तो यह क्या कहलाएगा? पहला है उच्च सहसंबंध, दूसरा है निम्न सहसंबंध, तीसरा अति उच्च सहसंबंध, चौथा है पूर्ण सहसंबंध। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा? अति उच्च सहसंबंध। अगला है सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया? तो फ्रेंड्स सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। क्रमांतर विधि का अन्य नाम क्या है? क्रम या कोटि अंतर विधि।
अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है CGPA का पूरा नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? बी, क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संचयी ग्रेड पॉइंट औसत। तो इसका बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है? पहला है वास्तविक मध्यमान विधि, दूसरा कल्पित मध्यमान विधि, तीसरा विकिरण आरेख विधि, चौथा कोटि अंतर विधि। तो फ्रेंड्स कौन सी प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है? तो कोटि अंतर विधि, क्योंकि ये अलग से अपनी विधि है, ये प्रोडक्ट मूवमेंट विधि के अंतर्गत नहीं आती। इसे किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। और प्रोडक्ट मूवमेंट विधि को किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा है भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? पहला है 8 उप परीक्षण, दूसरा है 4 उप परीक्षण, तीसरा है 6 और चौथा है 5 उप परीक्षण। तो फ्रेंड्स 94 का कौन सा सही हो जाएगा? डी, 5 उप परीक्षण। अगला हमारा है जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव होता है। तो फ्रेंड्स जेड स्कोर में समूह का मध्यमान कितना होता है? सदैव 0, लेकिन मानक विचलन सदैव कितना होता है? 1 होता है। अगला हम देखेंगे स्टेनाइन स्कोर। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार क्या है? तो 0 से 9 तक, 1 से 9 तक, 0 से 10 तक, 1 से 10। तो फ्रेंड्स स्टेनाइन 9 है ना, इसका नाम इसलिए पड़ा कि स्टैंडर्ड 9 ने इसका वो किया है ना, इसके स्टैंडर्ड 9 इसके जनक थे। तो इसमें क्या हुआ? 1 से 9 तक, 9 अंकों वाली है, इसलिए स्टेनाइन कहते हैं इसे। अगला हम देखेंगे जेड स्कोर का प्रसार क्या है? पहला है 0 से +3 सिग्मा, दूसरा है -3 सिग्मा से 0, तीसरा है -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक, चौथा है -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक। तो इसका बी सही हो जाएगा। इसका सी सही हो जाएगा, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक। अगला है टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? पहला है सिम्पसन, दूसरा है मैककॉल, तीसरा है हेडरसन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया है? मैककॉल महोदय ने दिया है। हम इसमें देख लेंगे मध्यमान कितना होता है इसका? 50, मानक विचलन 10 होता है। तो इसका सूत्र कैसे क्या हो जाएगा? 50 + 10 जेड मतलब यहाँ जेड का मतलब क्या होगा? जेड स्कोर यहाँ लग जाता है। तो जेड स्कोर कैसे निकालते हैं? x - m/σ। तो इसका ये चीज़ यहाँ पर लिख दो इस कोष्टक में, या जेड लगा दो। तो इसका ये सूत्र होता है। अगला हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है? पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, तीसरा है वैधता, चौथा है भाव प्रकाशन में असमर्थता। तो इसका डी सही हो जाएगा, भाव प्रकाशन में असमर्थता नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट हमारा है बहु सांस्कृतिक अध्ययन का उदाहरण क्या है? पहला है व्यक्तिगत अध्ययन, दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन, तीसरा है पार के अनुभागीय अध्ययन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका क्या सही हो जाएगा? व्यक्तिगत अध्ययन। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।